हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? फाइन। कुहू इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे रासायनिक बंध और उसमें बहुत आगे चल चुके हैं। ठीक है, जो पीछे छूट गया है उसको पढ़ो, और नहीं पढ़ना है तो फिर अब नए लेक्चर का, नए चैप्टर का वेट करो, है ना। कोई और तो सॉल्यूशन है नहीं। क्लास में बक बक के थक गए हैं, यहाँ पर बक बक के थक गए हैं कि पढ़ना है रेगुलर पढ़ना है। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो खत्म होता है ना धीरे धीरे। ठीक है, संकरण हमारा खत्म हो चुका है, वीएसपीआर हमारा खत्म हो चुका है, वीबीटी हमारा खत्म हो चुका है ना। अब हमारा बंद मापदंड चल रहा था, वो भी आज खत्म हो जाएगा। बचेगा क्या हमारे पास में? छोटे छोटे तुच्चे पुच्चे टॉपिक और एक बड़ा टॉपिक है बस। ठीक है, तो बंद मापदंड में हम लोगों ने दो बंद मापदंड पढ़ लिए थे बच्चों, है ना। एक तो था हमारे बंद लंबाई, दूसरा था बंद कोण, है ना। बंद कोण में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपको बतानी है, कुछ लॉज बताने हैं, जैसे ड्रेगो रूल, बेंट रूल, है ना। एक और बात करनी है मुझे, बैक बॉन्डिंग की बात करनी है ना। पीछे से बंद बनते हैं उसमें, तो वो बात मैं बाद में करूंगा, है ना, क्योंकि तुम यही पढ़ लो काफ़ी है ना। अलग से अलग तुम्हें पढ़ाता चलूँ, क्या मतलब आ रहा है उससे? तुम्हें खाना तो कुछ ही है, एक ही चीज़ तो खानी है ना। क्या? मार, वही खानी है तुम्हें, क्योंकि पढ़ ही नहीं रहे तुम लोग, तुम्हारे व्यूज़ ही नहीं आ रहे। क्यों नहीं आ रहे? हम लोग ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। सर तो बके जा रहे हैं यहाँ पे बस, है ना। इसलिए मेरा कभी कभी मन करता है घर से लेक्चर बना दूं, तो मैं बना देता हूँ। व्यूज़ आएंगे ही नहीं तो क्या मतलब आ रहा है? हमें इंटरेस्ट नहीं आएगा पढ़ाने से। जब तक व्यूज़ आते हैं तो मज़ा आता है। डाउट्स भी नहीं आ रहे हैं आजकल आप लोगों के, है ना। जैसे सब कुछ आता तुम्हें, क्लास में क्वेश्चन पूछ लो तो वो गायब हो जाते फिर तुम लोग। तो बेटा रेगुलर ध्यान रखो पढ़ाई के ऊपर। पढ़ना आपको ही है, पढ़ाना हमें, है ना। पेपर लेकिन आपको देना है। हम लोग यहाँ पे 100% देंगे, आपको 200% देना, तब जाके वहाँ पे 100% निकल के आएगा तुम्हारे एग्जाम में। तो ध्यान रखो, ठीक है। जो हमारा बंद मापदंड था उसके अंदर हम लोग दो बंद मापदंड पढ़ चुके हैं, बंद लंबाई और बंद कोण। तीसरा जो बंद मापदंड है वो है हमारा बंधीय ऊर्जा। ठीक है, बंधीय ऊर्जा। बंधीय ऊर्जा। तो बेटा बंधीय ऊर्जा जो होती है ना, वो हमेशा ध्यान रखना दो तरह की होती है। एक तो जो बंद बनाने में काम आती है, और एक दूसरी जो बंद को तोड़ने के लिए काम में आती है। ठीक है, बंद ऊर्जा दो तरीके की होती है। एक बंद संयोजन ऊर्जा और दूसरी होती है बंद वियोजन ऊर्जा। एक जो बंद को बनाने में काम में ली जाएगी और दूसरी जो बंद को तोड़ने में काम में ली जाएगी। ठीक है, तो ये बंद संयोजन ऊर्जा कब काम में ली जाती है? बंद बनाते वक्त, बंद बनाना। और यहां पर बंद वियोजन ऊर्जा बंद को तोड़ते वक्त। जब बंद बनाना होगा तो वहां पर एक ऊर्जा उत्कर्षित होगी। क्या होगी? उत्कर्षित होगी। ऊर्जा उत्कर्षण, ऊर्जा उत्कर्षित होगी। और इस ऊर्जा को उत्कर्षित करने के जो प्रोसेस होता है, इसको हम लोग बोलते हैं ऊष्माक्षेपी, ऊष्माक्षेपी प्रक्रम। इसको हम लोग बोलते हैं ऊष्माक्षेपी प्रक्रम। तो बंद वियोजन ऊर्जा और बंद संयोजन ऊर्जा दो तरह की ऊर्जा बनती है। बंद संयोजन ऊर्जा तब निकलती है या फिर वहां से ऊर्जा उत्कर्षित होती है कब? जब बंद बनाते हैं, और उस प्रक्रम को बोलते हैं ऊष्माक्षेपी प्रक्रम। ठीक है, बंद वियोजन ऊर्जा मतलब कि हमें बंद तोड़ने के लिए जो ऊर्जा देनी है उसको बंद वियोजन ऊर्जा बोलेंगे। और ये बंद वियोजन ऊर्जा जो है, ऊर्जा उत्कर्षित नहीं होती, यहां पे ऊर्जा ग्रहण की जाती है। और ऊर्जा जब ग्रहण की जाती है तो इस प्रक्रम को बोला जाता है ऊष्मा शोषी प्रक्रम। ऊष्मा शोषी प्रक्रम। ठीक है, दो तरह के प्रक्रम होते हैं, ऊष्माक्षेपी और ऊष्मा शोषी। ठीक है, तो ये बंद संयोजन ऊर्जा जो है ऊष्माक्षेपी के प्रक्रम का उदाहरण है, और बंद वियोजन ऊर्जा जो है ऊष्मा शोषी प्रक्रम का उदाहरण है। ठीक है, अब देखो बच्चों, इनकी क्या करते हैं हम लोग, एक बार परिभाषा देख लेते हैं, क्योंकि आपको क्या लिखनी है, एक एक मार्क्स में परिभाषाएं भी लिखनी है। तो बंद संयोजन ऊर्जा की परिभाषा देखो,
बंद संयोजन ऊर्जा तो इसमें लिखो बंद बनाते समय जो ऊर्जा उत्कर्षित होती है उसे बंद संयोजन ऊर्जा कहा जाता है। उसे बंद संयोजन ऊर्जा कहा जाता है। और दूसरी बंद वियोजन ऊर्जा, बंद वियोजन ऊर्जा तो बंद तोड़ते समय या बंद को नष्ट करते समय, बंद तोड़ते समय, बंद तोड़ने के लिए, ऐसा लिखो, बंद तोड़ने के लिए, सॉरी फॉर डेट, ऐसे लिखो, बंद तोड़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा को, बंद तोड़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा को बंद वियोजन ऊर्जा कहा जाता है। बंद वियोजन ऊर्जा कहा जाता है। ठीक है, तो बंद तोड़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा को बंद वियोजन ऊर्जा कहा जाता है। तो मतलब ये ऊर्जा हम लोग क्या करेंगे, शोषित करेंगे और ये उत्कर्षित करेंगे। ठीक है, अब बात आती है कि भाई इनकी जो कैलकुलेशन है, इनकी जो गणना है वो कैसे करेंगे। इन दोनों की जो गणना है वो कैसे करेंगे, मतलब बंद ऊर्जा की गणना। तो बच्चों ध्यान रखना एक चीज, जो मैं ध्यान से सुनना, क्योंकि बहुत से बच्चों को लास्ट तक डाउट रहता है जब तक 12th क्लास पास नहीं कर ले तब तक, है ना, कि ये बंद ऊर्जा क्या होती है ना। तो हमेशा ध्यान रखना बंद ऊर्जा की गणना आपको कैसे करनी है। दो तरह की ऊर्जा है, बंद संयोजन ऊर्जा, बंद वियोजन ऊर्जा, है ना। तो हमेशा ध्यान रखना कि बंद वियोजन ऊर्जा की तो कैलकुलेशन गणना हम लोग कर सकते हैं, लेकिन बंद संयोजन की कभी नहीं कर सकते, है ना। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि किसी भी बंद को तोड़ने के लिए जो एनर्जी दे रहे हैं हम लोग, जो ऊर्जा दे रहे हैं, वो मुझे पता है मैं कितनी दे रहा हूँ, 5 किलो कैलोरी पर मोल दे रहा हूँ, 6 किलो कैलोरी पर मोल दे रहा हूँ, है ना। उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, है ना, उस बंद की रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैं एनर्जी उसको प्रोवाइड कर सकता हूँ, वो दे सकता हूँ उसको, है ना। लेकिन किसी दो अणुओं को आपस में जुड़ने के लिए कितनी ऊर्जा की रिक्वायरमेंट है, वहां से कितनी ऊर्जा निकलेगी, सॉरी रिक्वायरमेंट नहीं, कितनी ऊर्जा वहां से उत्कर्षित होगी वो मुझे पता नहीं पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि दो कार है, वो आपस में हाईवे पे आ रही है ना, एक 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे आ रही है, एक 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे आ रही है, तो वहां पे वो टकराएंगे, है ना। तो अगर स्पीड ज्यादा है तो ज्यादा ऊर्जा निकलेगी, स्पीड कम है तो कम ऊर्जा निकलेगी। स्पीड ज्यादा होगी तो हो सकता है पूरी घूम जाए गाड़ी, उछल उछल के पड़ जाए रोहित शेट्टी की मूवी की तरह, है ना। और अगर स्पीड कम है तो हो सकता है कि गाड़ी टकरा के वहीं रुक जाए, एनर्जी कम रिलीज हो, है ना, उत्कर्षित कम हो, वहां पे ऊर्जा कम उत्कर्षित हो, है ना। तो हमें यहां पर भी वही कंसेप्ट देखना है ना। दो अणु जब आपस में टकराते हैं तो वो किस स्पीड से टकरा रहे हैं, ये सब चीजें पढ़ोगे आप, है ना, आगे जाके सारी चीजें पढ़ोगे। तो वो किस स्पीड से टकरा रहे हैं वहां पर अणु, है ना, उनकी गति क्या है। अगर ज्यादा गति से टकरा रहे होंगे तो ऊर्जा ज्यादा निकलेगी, कम गति से टकरा रहे होंगे तो ऊर्जा कम निकलेगी। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है बंद की रिक्वायरमेंट पर। ठीक है, तो बंद संयोजन ऊर्जा को मैं कैलकुलेट नहीं कर सकता, लेकिन बंद वियोजन ऊर्जा को मैं कैलकुलेट कर सकता हूं बच्चों, है ना। क्यों, क्योंकि मुझे पता है इस बंद को तोड़ने के लिए मुझे इतनी एनर्जी देनी है, इस अधिकतम एनर्जी, सॉरी इस न्यूनतम एनर्जी पे क्या होगा, ये बंद टूट जाएगा, ये मुझे पता है ना। हर बंद की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट रहती है तोड़ने के लिए, ठीक है, लेकिन जुड़ने के लिए क्या रिक्वायरमेंट रहेगी ये नहीं पता, वो उसी गति पर निर्भर करती है। ठीक है, अणुओं की गति पर निर्भर करती है। यहाँ पे अणु की गति नहीं है क्योंकि रुके हुए हैं, वो तो बंद बना लेते। कब बंद बनाते बताओ,
मैंने बताया था आपको, बंद कब बनाएंगे, जब इनकी पोटेंशियल एनर्जी सबसे न्यूनतम हो जाएगी, है ना, तब वो उस कंडीशन में क्या कर लेंगे, बंद बना लेंगे। क्लियर। तो अगर वहां पर वो रुके हुए हैं जहां पर स्थिर है, तो मुझे पता है स्थिर की तो गणना मैं कर सकता हूं, है ना। वहां पे बंद अगर बन गया तो उसका मतलब वो स्थिर हो गया है, और स्थिर में अगर मुझे बंद तोड़ना है तो उसकी गणना तो मैं कर सकता हूं, लेकिन जो किसी गति से आ रहे हैं तो उनकी गणना मैं नहीं कर सकता। किस गति से आ रहे हैं ये पता होना चाहिए, तब तो गणना करूंगा। ठीक है, तो हमेशा बंद ऊर्जा की गणना जब आपको करनी हो तो हमेशा ध्यान रखना कि बंद संयोजन ऊर्जा लगभग लगभग किसके बराबर होती है, बंद संयोजन ऊर्जा लगभग लगभग किसके बराबर होती है, बंद वियोजन ऊर्जा की। तो बंद वियोजन ऊर्जा को ही हम लोग बंद संयोजन ऊर्जा भी मान लेते हैं कि भाई इसको तोड़ने में जितनी एनर्जी लगी है, उसी को तोड़ने, उसको बनाने में भी उतनी ही एनर्जी, उतनी ही ऊर्जा लगी होगी। ठीक है, तो बंद संयोजन ऊर्जा को लगभग मैं बंद वियोजन ऊर्जा के बराबर मान लेता हूं। अब काम की बात यह है कि अगर एक समान परमाणु वाला अणु है, एक समान परमाणु वाला अणु है, जैसे कि N2 है, H2 है, Cl2 है, F2 है, O2 है, तो भाई यहां पर जो बंध बन रहे हैं, जैसे नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में जो बंध रहेगा वो मुझे पता है ट्रिपल बंध बन रहा है, और एक जैसा बंध बन रहा है। ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में जो बंध बनेगा वो भी डबल बॉन्ड बनेगा। फ्लोरीन फ्लोरीन के बीच में बंध बनेगा जो सिंगल बंध बनेगा, है ना, एकल बंध बनेगा। तो मुझे पता है कि यहाँ पे बंध किस तरीके का बन रहा है ना, और एक ही टाइप के, एक ही तरह के वहां पर परमाणु है, तो उनके बीच में जो बंध बनेगा वो भी एक जैसा ही बनेगा, है ना। तो यहां पर बंध संयोजन ऊर्जा बंध वियोजन ऊर्जा हमेशा बराबर होगी। ठीक है, ये हमेशा बराबर होगी। लेकिन अगर एक से ज्यादा परमाणु वाले अणु हैं, ठीक है, बहुपरमाणुक अणु, बहुपरमाणुक अणु है, जैसे कि H2SO4 है, तो आप लोगों को इसका स्ट्रक्चर पता है, संरचना पता है। सल्फर, यहां पे डबल बॉन्ड, यहां पे डबल बॉन्ड, ये OH, ये OH। ठीक है, तो मैंने बता रखा है, तो है ना, H2SO4 की संरचना। तो यहां पर देखो, यहां पर सल्फर ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है, सल्फर ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है, लेकिन यहां पे सल्फर ऑक्सीजन के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड है, एकल बंध है। अलग अलग टाइप की ऊर्जा देनी पड़ेगी। ठीक है, क्लियर है। तो मुझे पता है कि इस बंध को तोड़ने के लिए मुझे कितनी ऊर्जा देनी है, इस बंध को तोड़ने के लिए मुझे कितनी ऊर्जा देनी है, तो ये पता है। लेकिन बंध को बढ़ाने के लिए कितनी ऊर्जा देनी है ये पता नहीं पड़ेगा यहां पे। ठीक है, क्योंकि अलग अलग बंध बन रहे हैं एक ही परमाणु के साथ में। देखो सल्फर के ऑक्सीजन के साथ में एकल बंध बन रहा है, और इस सल्फर के ऑक्सीजन के साथ में डबल बंध बन रहा है। ठीक है, द्विबंध बन रहा है। तो बनाने के लिए एनर्जी कितनी निकलेगी ये मुझे पता नहीं पड़ेगा यहां पे। ठीक है, लेकिन तोड़ने के लिए कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी वो मुझे पता रहेगा, क्योंकि यहां पर क्या है, देखो ट्रिपल बॉन्ड पता रहेगा मुझे, यहां पर ट्रिपल बॉन्ड है, क्योंकि स्थिर है वो मॉलिक्यूल, अपनी पोटेंशियल एनर्जी वहां पे जीरो कर चुका है, स्थिति ऊर्जा वहां पर क्या है, जीरो है। ठीक है, तो बंध संयोजन ऊर्जा और बंध वियोजन ऊर्जा का जो कंसेप्ट है ये आपको आई होप समझ में आया होगा अच्छे से। आगे चलते हैं कि जो बंध ऊर्जा रहती है बच्चों, बंध ऊर्जा जो रहती है वो व्युत्क्रमणापति होती है किसके, बंध लंबाई की। सीधे सिर्फ वही पॉइंट लिखा रहा हूं जिससे आपको क्वेश्चन करना है। ठीक है, बंध ऊर्जा जो रहती है बंध लंबाई के व्युत्क्रमणापति होती है। अब बंध ऊर्जा जब बोल रहा हूं तो इसमें दोनों टाइप की ऊर्जा, बंध संयोजन ऊर्जा और बंध वियोजन ऊर्जा। ठीक है, तो जो बंध ऊर्जा होती है वो बंध लंबाई के व्युत्क्रमणापति होती है, मतलब जितनी ज्यादा बंध लंबाई होगी उतनी कम मुझे क्या देनी पड़ेगी, वहां पे बंध ऊर्जा देनी पड़ेगी। जैसे उदाहरण नंबर 1 देखो आप लोग, HF, HCl, HBr, HI, इन चारों में जैसा कि आप लोगों को पहले भी पता है कि सबसे ज्यादा बंध लंबाई किसकी है, सबसे ज्यादा बंध लंबाई है HI। तो अगर मैं सबसे पहले देखूं कि बंध लंबाई का जो क्रम रहेगा वो रहेगा कि HI की बंध लंबाई सबसे ज्यादा होगी, फिर HBr की, फिर HCl की, और HF की सबसे कम रहेगी। ठीक है, तो बंध लंबाई सबसे ज्यादा HI की रहेगी इन एसिड के अंदर, इन अम्लों के अंदर। ये सब अम्ल है, देखो हेलोजन अम्ल बोलते हैं इनको। तो यहां पर जो बंध ऊर्जा रहेगी, बंध ऊर्जा
बंद ऊर्जा का जो मान रहेगा ना बच्चों, तो HF के लिए सबसे ज्यादा रहेगा क्योंकि इसकी बंद लंबाई सबसे कम है। जितना छोटा बंद लंबाई रहेगी उसको तोड़ने के लिए मुझे उतनी ही ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है। और मैं यहां पर तोड़ने वाली गणना कर रहा हूं, उत्कर्षित वाली गणना नहीं कर रहा हूं, ठीक है। तो हमेशा मैं तोड़ने वाली गणना कर सकता हूं लेकिन उत्कर्षित वाली गणना नहीं कर सकता, इसलिए मैं यहां पर हमेशा तोड़ने वाली ही बात करूंगा, ठीक है। किसी का घर नहीं तोड़ रहा हूं मैं, ध्यान रखना, बंद तोड़ रहा हूं, बंद। क्लियर है। उदाहरण नंबर 2, वेल फेमस एग्जाम्पल है, पढ़ चुके हैं पहले भी। कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, ये एकल बंध, द्विबंध और त्रिबंध, ठीक है। IUPAC पढ़ चुके हो आप लोग, पता होगा आप लोगों को। यहां पर जो बंध लंबाई होती है बच्चों 1.54 एंगस्ट्रॉम होती है, यहां पर लगभग 1.39 एंगस्ट्रॉम होती है, और यहां पर 1.20 एंगस्ट्रॉम होती है। एंगस्ट्रॉम, 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू कितना होता है, 10 की घात -10 मीटर, है ना। चलो ऐसे एक्स्ट्रा नॉलेज दे रहा हूं मैं तुम्हें, ठीक है। तो यहां पर बंध लंबाई सबसे ज्यादा किसकी है बताओ, बंध लंबाई सबसे ज्यादा किसकी भी है, बंध लंबाई सबसे ज्यादा किसकी दिख रही है, एकल बंध की दिख रही है ना, कार्बन कार्बन के बीच में एकल बंध। लेकिन अगर मैं बंध ऊर्जा की बात करूं तो ये क्या रहेगा, इसका जस्ट उल्टा रहेगा, व्युत्क्रमानुपाती है। तो कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन की बंध ऊर्जा कम रहेगी, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन की उससे ज्यादा, फिर कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन की सबसे ज्यादा। कार्बन कार्बन के बीच में त्रिबंध जो रहेंगे वो सबसे ज्यादा बंध ऊर्जा खाएंगे, ठीक है। क्यों खाएंगे, क्योंकि यहां पर 3 बंध है ना। यहां पर एक लकड़ी सीधी सीधी है, यहां पर लकड़ी के 2 टुकड़े कर लिए, जोड़ दिए आपस में, यहां पर उन लकड़ियों को 3 टुकड़े करके आपस में जोड़ दिए। तो 3 लकड़ियों को एक साथ तोड़ना ज्यादा इजी रहता है या हार्ड रहता है, हार्ड रहता है, ठीक है। तो ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, सिंपल सी बात है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है कि बंध ऊर्जा को प्रभावित करने वाले कारक पहले भी पढ़ा चुका हूं, बंध लंबाई के अंदर, ठीक है, और बंध कोण के अंदर भी। तो मैं सिर्फ उनसे रिलेट करूंगा इसको, बंध ऊर्जा को प्रभावित करने वाले कारक। वरना अगर मैं एक एक टॉपिक को 3-3 बार पढ़ाऊंगा तो मेरा चैप्टर ही खत्म नहीं होगा, क्योंकि ऑफलाइन में तो खत्म हो जाता है बच्चों जल्दी से, है ना, क्योंकि वहां पर बच्चे समझे नहीं समझे, पीछे वाले तो पता नहीं क्या करते हैं। लेकिन यहां पर कोई पीछे वाला है ही नहीं, सिर्फ मैं हूं और कैमरा है। बंध ऊर्जा को प्रभावित करने वाले कारक, सबसे पहला बंध लंबाई है। देखो हम लोगों ने देखी बंध लंबाई, ठीक है। दूसरा डेल्टा EN, डेल्टा EN क्या था, विद्युत ऋणताओं का अंतर, है ना। इस क्वेश्चन को मैं विद्युत ऋणता के अंतर से भी करा चुका हूं, ध्यान रखना, बंध लंबाई और विद्युत ऋणता का अंतर। तो अगर विद्युत ऋणता का अंतर बंध लंबाई से रिलेट हो सकता है, संबंध रख सकता है, तो वो बंध ऊर्जा से भी संबंध रख सकता है, ठीक है। तीसरा परसेंटेज S गुण या संकरण। इस क्वेश्चन को मैं किससे कर चुका हूं बताओ, इस वाले को परसेंटेज S से भी कर चुका हूं, ध्यान रखना, ठीक है। परसेंटेज S और बंध लंबाई में अगर मैं संबंध निकाल सकता हूं तो बंध लंबाई और बंध ऊर्जा में भी संबंध निकाल सकता हूं। चौथा बंध क्रम, इस क्वेश्चन को भी मैं बंध क्रम से भी कर चुका हूं बंध लंबाई के अंदर, ठीक है। तो ये 4 फैक्टर आपको याद रखने हैं, मोस्ट तो यही है, बाकी देखेंगे बाद में, ठीक है। किसी से भी आप क्वेश्चन करो, इन क्वेश्चन को किसी से भी करो, इस क्वेश्चन को किसी से भी करो, है ना। इस क्वेश्चन को आप कर सकते हो, इन चारों से कर सकते हो, चारों से नहीं, इन दोनों से कर सकते हो। इस क्वेश्चन को आप इन दोनों से कर सकते हो, ठीक है। किस क्वेश्चन में कौन सा लगाना है ये आपको प्रैक्टिस से आएगा बच्चों। इस वाले क्वेश्चन में आप डेल्टा EN का अंतर कर सकते हो, बंध लंबाई देख सकते हो, यहां पर भी बंध लंबाई देख सकते हो, ठीक है। तो बंध लंबाई तो आप दोनों क्वेश्चन में देख सकते हो, डेल्टा EN आप यहां पर देख सकते हो, परसेंटेज S गुण आप देख सकते हो, यहां पर बंध क्रम आप सिर्फ यहां पे देख सकते हो, यहां पे बंध क्रम क्योंकि सबका क्या है, एकल बंध, ठीक है। तो इस तरीके से जब बंध लंबाई के साथ में हम इन चारों को रिलेट कर सकते हैं, संबंध कर सकते हैं, तो हम लोग यहां पर भी संबंधित कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा बंध मापदंड का तीसरा मापदंड, जो था बंधीय ऊर्जा। अब हम लोग क्या करेंगे, एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों,
और उसका नाम है द्विध्रुव आघूर्ण। नाम सुना होगा आप लोगों ने, द्विध्रुव आघूर्ण। द्विध्रुव आघूर्ण, इस द्विध्रुव आघूर्ण को डायपोल मोमेंट भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? डायपोल मोमेंट। द्विध्रुव आघूर्ण या फिर डायपोल मोमेंट। देखो बच्चों, सबसे पहला पॉइंट जो है, इसे म्यू द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इसे म्यू द्वारा प्रदर्शित करते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि यह एक सदिश राशि है। यह एक सदिश राशि है। सदिश मतलब कि वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है। इसका मतलब इसकी दिशा होगी। ठीक है। तीसरा, म्यू का जो मान होता है वो होता है Q इंटू डी। मतलब कि जो आवेश है उनके परिमाण इंटू उनके बीच में दूरी का गुणनफल। ठीक है। तो ये फॉर्मूला है म्यू इज इक्वल टू Q इंटू डी। तो आप यहां पे लिखो द्विध्रुव आघूर्ण आवेश का परिमाण, आवेश का आएंगे, किसी भी परमाणु के ऊपर आवेश आएगा तो उन आवेशों का परिमाण एवं उनके बीच के दूरी का गुणनफल होता है। उनके बीच की दूरी का गुणनफल होता है। चौथा पॉइंट, इसकी दिशा हमेशा विद्युत धनी से विद्युत ऋणी तत्व की तरफ होती है। विद्युत धनी से विद्युत ऋणी तत्व की तरफ होती है। या केंद्रीय परमाणु से एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म की तरफ होती है। युग्म की तरफ होती है। ठीक है। चौथा, पांचवा हो गया। छठा, जो अगर मुझे म्यू रिजल्टेंट निकालना है, परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण निकालना है, तो वो इस फॉर्मूले से निकाला जाएगा, μ1² प्लस μ2² प्लस 2μ1 μ2 cos थीटा। तो यहाँ पर जो थीटा है वो डिसाइड करेगा कि वहाँ पर जो आपका रिजल्टेंट म्यू है वो कैसे निकाला जाएगा। ठीक है। जो परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण है उसके लिए फॉर्मूला यूज किया जाएगा। बाकी केमिस्ट्री में हमें कभी नहीं करना है। ठीक है, जब तक कि क्वेश्चन बहुत ज्यादा हार्ड ना आ जाए। ठीक है। सातवां, अगर किसी अणु का म्यू 0 है तो वो अणु जो है वो अध्रुवीय होगा एवं ज्यामिति, उस अणु की ज्यामिति असम्मित होगी, सममित होगी। अध्रुवीय होगा, ज्यामिति सम्मित होगी। लेकिन अगर म्यू नॉट इक्वल टू 0 है, 0 के बराबर नहीं है, तो अणु ध्रुवीय होगा एवं ज्यामिति असम्मित होगी।
ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं किसमें, द्विध्रुव आघूर्ण। पहला म्यू से प्रदर्शित करते हैं, एक सदिश राशि है, म्यू इज इक्वल टू होता है क्यू इंटू डी, मतलब कि द्विध्रुव आघूर्ण आवेश का परिमाण है, उनके बीच की दूरी का गुणनफल होता है। इसकी दिशा विद्युत धनी से विद्युत ऋणी की तरफ होती है। केंद्रीय परमाणु से एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म की तरफ भी हो सकती है अगर एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म है तो। म्यू का जो परिणाम निकालेंगे, परिणामी म्यू द्विध्रुव आघूर्ण निकालेंगे हमेशा इस फॉर्मूले से। बाकी केमिस्ट्री में फॉर्मूला काम आता नहीं है, लेकिन आपको याद रखना है। म्यू इज इक्वल टू 0 मतलब कि अणु अध्रुवीय होगा एवं ज्यामिति सममित होगी। म्यू नॉट इक्वल टू 0 मतलब कि अणु ध्रुवीय होगा एवं ज्यामिति असममित होगी। जैसे एक एग्जांपल समझा देता हूं मैं आपको, फिर कल पढ़ेंगे। एक उदाहरण है जैसे कि CO2। CO2 को आप गौर से देखो बच्चों, इसका जो स्ट्रक्चर होता है, ज्यामिति जो होती है, हम लोग पढ़ चुके हैं पहले, रेखीय होती है। अब अगर मैं बात करूं कि इसमें जो म्यू है रिजल्टेंट, वो किधर से किधर जाएगा, हमेशा विद्युत धनी से विद्युत ऋणी की तरफ ये जाएगा। और इसमें किधर जाएगा, इधर से इधर जाएगा। देखो होगा कि नहीं होगा। अब यहां पर जो अगर ये सदिश राशि है तो ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कैंसिल कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं, नष्ट कर रहे हैं, एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। इसका मतलब यहां पर जो म्यू है वो हो जाएगा 0। अगर ये एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं इसका मतलब म्यू 0, कैंसिल आउट कर रहे हैं, रिजल्टेंट कहां निकलेगा, कहीं नहीं निकलेगा, खत्म। वेक्टर है अगर ये तो एक दूसरे का म्यू निकलेगा क्या, नहीं निकलेगा, खत्म। कैंसिल आउट करने की कंडीशन में ये म्यू इज इक्वल टू 0, इसका मतलब इट इज ये एक अध्रुवीय अणु है। ये क्या है, एक तरीके का अध्रुवीय अणु है। इसकी ज्यामिति तो हमें पता ही है, सममित होगी। सममित क्यों होगी, हम लोग पढ़ चुके हैं इसको, CO2 को। CO2 का संकरण जब निकाला था तो ये क्या है, रेखीय संरचना है। क्यों रेखीय संरचना है, क्योंकि ये sp संकरण को रखता है। ठीक है, आगे देखो अगला उदाहरण। अगला उदाहरण देखो बच्चों, अगला उदाहरण है NH3 का। तो NH3 में आप देखो कि जो नाइट्रोजन है उसके ऊपर क्या रहता है, एक एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म रहता है। ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। संरचना इसकी पता है, संकरण पढ़ चुके हैं, पिरामिडीय संरचना होती है। ठीक है, अब यहां पर देखो हाइड्रोजन से नाइट्रोजन की तरफ म्यू जाएगा कि नहीं जाएगा, जाएगा, क्योंकि ये क्या है, विद्युत ऋणी है, और ये क्या है, विद्युत धनी है। इधर से इधर जाएगा, इधर से भी इधर जाएगा, तो इनका रिजल्टेंट जो है परिमाणी वो क्या होगा, जुड़ेगा। म्यू परिणामी जुड़ेगा यहां पर। लेकिन यहां पर देखो ये केंद्रीय परमाणु से अगर एकांकी इलेक्ट्रॉन जुड़ा हुआ है तो उधर की तरफ ही म्यू जाएगा। मतलब सब जगह से म्यू देखो जुड़ ही रहा है। यहां पर जो द्विध्रुव आघूर्ण है वो सिर्फ जुड़ रहा है, कैंसिल आउट कहीं पे भी नहीं हो रहा है। इसका मतलब यहां पर जो म्यू रहेगा द्विध्रुव आघूर्ण वो नॉट इक्वल टू 0, 0 के बराबर नहीं होगा। और 0 के बराबर नहीं होगा इसका मतलब ये अणु जो रहेगा वो ध्रुवीय होगा। और ध्रुवीय के साथ साथ इसकी ज्यामिति क्या है, असममित है। क्यों असममित है, क्योंकि ये sp3 संकरण रख रहा है, और sp3 संकरण की सममित ज्यामिति क्या होती है, चतुष्फलकीय होती है बेटा, चतुष्फलकीय होती है। लेकिन यहां पर ये चतुष्फलकीय नहीं दिखा रहा है। ये कौन सी दिखा रहा है, ये दिखा रहा है पिरामिडीय, ये दिखा रहा है पिरामिडीय। जबकि sp3 की सममित ज्यामिति क्या होती है, चतुष्फलकीय, लेकिन ये पिरामिडीय दिखा रहा है, तो असममित है। और ये म्यू नॉट इक्वल टू 0 की वजह से क्या हो जाएगा, ये अणु ध्रुवीय हो जाएगा। ठीक है, तो ये कहानी थी द्विध्रुव आघूर्ण की। अभी खत्म नहीं हुआ द्विध्रुव आघूर्ण, है ना। इसमें कुछ क्वेश्चन, स्टैंडर्ड क्वेश्चन करने हमें, जो जगह जगह पर आपकी बुक्स में आते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं बच्चों, कल फिर मिलते हैं। बने रहिए लेक्चर के साथ में। इसके बाद में हमारी अगली जो थ्योरी आएगी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आणविक कक्षक सिद्धांत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। चलो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।